फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्माइल मेकर। और स्माइल मेकर की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य को। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अब तक मौर्य साम्राज्य तक 5-7 टॉपिक एंशिएंट इंडिया के हम लोग कवर कर चुके हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास से ये वंश पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है कि यहीं से 1-2 सवाल पेपर में आपका पूरी तरीके से मिल जाता है। मतलब कुल मिलाकर अगर 40 क्वेश्चन जीएस के हैं और उसमें वेटेज है हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन का, तो कुल मिलाकर 2 से 3 सवाल जो है आपको यहां से पूरी तरीके से प्राप्त हो जाता है। तो किसी भी एग्जाम के अंदर उन टॉपिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है जहां से 3 प्रकार के सोर्सेस, पुरातात्विक मतलब पूरी तरीके से एक्सकेवेशन के दौरान जो चीजें प्राप्त हुई हैं वो, साहित्यिक लिटरेचर जितना भी लिखा गया है उसके आधार पर, और फिर विदेशी विवरण जो आए भारत के अंदर उनके आधार पर जो साम्राज्य खड़ा होता है उसी साम्राज्य से ज्यादातर पेपर के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। देखिए किस तरीके से कि अगर वो आपसे सवाल पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य की वंशावली में चंद्रगुप्त मौर्य का समय कितना रहा, तो आपका आंसर होगा 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। यहाँ 323 से 184 है, लेकिन हम खत्म कर रहे हैं 232 पर, उसका भी रीजन होगा बिंदुसार जो कि पुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य का। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखेंगे कि इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात यूनानियों ने इसे नाम दिया अमित्रचेडस, अमित्रचेटस या चेडस। तो शासन में कुछ अच्छा खासा रोल प्ले नहीं कर पाए बिंदुसार, इसलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में श्रावणबेलगोला में कर्नाटक के निकट चंद्रगिरी की पहाड़ी पर संलेखना पद्धति को अपनाकर पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, अपने प्राणों का त्याग। और उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार जो है गद्दी पर बैठ जाता है। बिंदुसार शासन प्रशासन में इतना कुछ अच्छा खास कर नहीं पाया कि इतिहासकारों ने इसके विषय में लिखा हो, इसलिए जब बात करते हैं अशोक की तो अशोक के बारे में ऐतिहासिक स्रोतों की भरमार है, क्योंकि अशोक ने अपने आप को इतना अच्छे खासे तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया कि इसके अभिलेखों के माध्यम से इसकी पूरी की पूरी कहानी को लिखा, पढ़ा और गढ़ा जा सकता है। तो पूरी तरीके से आज हम लोग बात करेंगे 298 बीसी से लेकर 232 बीसी तक। तो पूरी तरीके से इसके बाद जो शासक होंगे वो अयोग्य होंगे। शासन 232 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक भी चलता रहा, लेकिन कोई भी ऐसा या कहे शासनकर्ता वहां नहीं आया जो पूरी तरीके से अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य के समान हो या पूरी तरीके से उस वंशावली को लेकर आगे बढ़ सके। तो ये तो वही बात हो गई कि कांग्रेस सरकार के साथ जो है समझिए कि राजा का बेटा राजा नहीं होता। मतलब ये बात पूरी तरीके से लागू होती है। सुपर 30 में अच्छा डायलॉग था कि राजा का बेटा राजा नहीं होता, और ये बात यहाँ पे लागू होगी। हम पूरी तरीके से यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अब डिस्कस करेंगे अशोक, और अशोक का टाइम चला जाता है 298 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। सबसे पहले तो ये कि शासन को आयाम देने के लिए सबसे बड़ी चीज जो शासक के पास होती है वो है उसकी बुद्धि और कौशल कला। अब यहां एक चीज है, या तो आप आमजन की भाषा अपनाओ तब आपका शासन सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हो सकता है, या आप बहुसंख्यक वर्ग का धर्म अपनाओ तब आप शासन और सत्ता में ज्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं। वर्तमान शासन प्रणाली में भारत के अंदर वर्तमान आज की शासन प्रणाली में शासक ने ठीक ऐसा ही किया। शासक ने जिस भाषा को चुना वो थी हिंदी, और हिंदी को बोलने वालों की संख्या भले ही उतनी अच्छी खासी या उत्तर भारत में तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन अन्य राज्यों की जब बात करें तो वहां हिंदी का विलोपन हो जाता है। लेकिन हिंदी को समझने वाला वर्ग लगभग 90% के आसपास चला जाता है। हालांकि बोलनी नहीं आती है लेकिन समझ में आ जाती है। तो भाषा को समझने वाला वर्ग हिंदी, अधिकांश जिस धर्म से बिलोंग करते हैं इस समय भारत के अंदर वो पूरी तरीके से हिंदू। तो वर्तमान शासक ने 2 चीजें अडॉप्ट की अपने पूर्ववर्ती शासकों से कि भाई भाषा और धर्म को आधार बनाकर जिस भाषा में लोग ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं वो
और जिस धर्म से ज्यादा अच्छे तरीके से प्रभावित है पूरा का पूरा बहुसंख्यक समाज, वो उससे अगर रिलेट करके शासन और सत्ता को, एडमिनिस्ट्रेशन को या अपना गवर्नमेंट को चलाना है तो पूरी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, बहुसंख्यक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित। तो फिर आपके सारे के सारे फैसले किसके पक्ष में होंगे, उसी बहुसंख्यक वर्ग के, जो पूरी तरीके से शासन और सत्ता में आपको पूरी तरीके से बनाए रखता है। लेकिन एक कुशल शासन उसे कहते हैं कि जो बहुसंख्यक वर्ग के साथ साथ अल्पसंख्यक वर्ग को भी पूरी तरीके से पोषण देता। समझिए इस तरीके से कि यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब एक कम्युनिटी से नहीं है और यहाँ बहुसंख्यक का मतलब हिंदुओं से नहीं है। यहाँ बहुसंख्यक वर्ग से उस मतलब क्या कहेंगे, पॉपुलेशन का ताल्लुकात है जो संख्या में किसी तरीके से क्या है, ज्यादा है, और यहाँ जो संख्या में ज्यादा की तुलना में कम है वही पूरी तरीके से बहुसंख्यक हो जाता है। जब पूरी तरीके से अशोक का शासन है तो जो आज का धार्मिक अल्पसंख्यक है शायद उसका विलोपन पूरी तरीके से हो जाता है, क्योंकि भारत के अंदर सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई या इस्लामिक प्रवृत्ति के लोगों को पूरी तरीके से अल्पसंख्यक माना गया है। लेकिन उस समय जब फिर पूरी तरीके से इस्लाम नहीं आया भारत के अंदर तो शासक उस भाषा को अडॉप्ट करेगा जो आम जन की होगी, उस धर्म को अडॉप्ट करेगा जो उस बहुसंख्यक वर्ग का धर्म होगा। मैंने कहा था जब वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या उसके बाद के कालों की भी चर्चा करी कि सामाजिक पिरामिड जो था वो कुछ इस तरीके का था, और सामाजिक पिरामिड में आधार तल पर स्थित एससी, एसटी, ओबीसी, आज का वर्तमान ये पूरी तरीके से, तो ये संख्या में आज भी सर्वाधिक ज्यादा है। अगर इस वर्ग की बात करें तो संख्या में सबसे ज्यादा यही वर्ग मिलेगा, और इस वर्ग का जो धर्म है उस समय के आधार पर वो या तो जैनिज्म है या वो बुद्धिज्म है। तो अब शासक को ज्यादा दिनों तक अच्छे खासे रूप में भारत के ऊपर शासन करना है तो एक बात बताएं कि अगर आप केवल उस चुनिंदा शासन धर्म को चुनेंगे या उस चुनिंदा भाषा को चुनेंगे जिसे केवल एलीट क्लास ही समझती हो तो फिर शासन और सत्ता की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। दूसरी बात ये कि अशोक ने जब काम करना शुरू किया पूरी तरीके से अपने जीवन काल, अपने शासन काल के 8वें वर्ष जब वो पूरी तरीके से कलिंग युद्ध को जीत जाता है और कलिंग में नरसंहार कर देता है, तो वहीं से उसका हृदय परिवर्तन होता है। और हृदय परिवर्तन के बाद उसने वो काम किया कि पूरी दुनिया के अंदर अशोक को कत्लेआम मचाने के बाद भी पूरी की पूरी तरीके से द ग्रेट या महान या अशोक महान की उपाधि दे दी जाती है। समझिए क्यों, शासक जिस भाषा को एडॉप्ट कर रहा है उस समय या तो वो पाली हो सकती है और या वो प्राकृत हो सकती है। धर्म या तो वो पूरी तरीके से बहुसंख्यक वर्ग का हो, या तो वो जैन हो सकता है या वो बौद्ध हो सकता है। अगर जैन के साथ जाएगा तो व्यापारियों का पोषक मिलेगा, और व्यापारियों का पोषक पहले इसके दादा ले चुके हैं। मतलब अब शासन और सत्ता के अंदर स्टेबिलिटी जो थी वो अच्छी खासी आ चुकी थी। शासन और सत्ता को उखाड़ फेंके जाने वाला कोई भी तंत्र अब काम में नहीं आने वाला था। तो धर्म जिस लोगों का चुना, उन लोगों का जिसके साथ असमानता का भाव था, भले ही जैन और बौद्ध धर्म उत्पन्न हुए हो, लेकिन उसके बाद के कालों में वही हुआ जो आज भी हो रहा है कि मानव इतनी प्रगति करने के बाद भी कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर जो चीज लेकर घूमता है वो है पूरी तरीके से सोसाइटी से किसी ना किसी रूप में भेदभाव करना, न कि जातिगत बल्कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, कहीं ना कहीं ये चीज पूरी की पूरी तरीके से लोगों के मन में पनपती है। एक राजनेता दूसरे राजनेता को नहीं चाहता तो उनकी जात बिरादरी क्या होगी, अलग होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें अगर है सोसाइटी के अंदर, और तब भी ये पूरी तरीके से जड़ कर रही है सोसाइटी के अंदर जैन और बौद्ध धर्म के आने से भी। तो अब एक बात समझिए कि अगर जिस आदमी के साथ असमानता का भाव है, क्योंकि पूरी तरीके से एक बात बताए, जब आज 3000 साल भी बौद्ध और जैन धर्म के आने के 3000 साल भी ये चीज खत्म नहीं हो सकी, तो वो तो तब की हाल फिलहाल की सारी घटनाएं हैं, तो इसे एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता।
अगर शासक ये कहे कि भैया मैं इसी वर्ग के धर्म को अपनाऊंगा या मैं उसी धर्म को अपनाऊंगा जो पूरी तरीके से किस पर बल देता हो, अहिंसा पर बल देता हो, तो फिर हिंसात्मक रवैया न केवल शासन और शासक को बदलना पड़ेगा बल्कि सोसाइटी के अंदर पूरी तरीके से अगर इसके साथ असमानता है, हिंसा है, तो कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीज भी खत्म हो चुकी होगी। तो शायद अब हिंदुत्व खतरे में ना हो, क्योंकि पूरी तरीके से जो शासक बैठा है जिस धर्म को अडॉप्ट करके या जिस धर्म का वो पूरी तरीके से पालन पोषण करता है या जिससे उसका पालन पोषण हुआ है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बहुसंख्यक वर्ग का धर्म है। और अगर ये आज भी धार्मिक रूप से या ये कहें कि आज भी उस वर्ग को पूरी तरीके से बहुसंख्यक होने के बाद अगर धार्मिक भेदभाव झेलना पड़ता है तो फिर ये लानत है शासनकर्ताओं पर और लानत है शासक होने वालों पर। तो अब प्राकृतिक भाषा पाली या प्राकृत के रूप में क्या कर ली गई, शासन और सत्ता में स्टेबल कर ली गई। धर्म के रूप में जो चुना क्या नाम है आपका अशोक ने, वो था आपका बौद्ध धर्म, बहुसंख्यक वर्ग की भाषा और बहुसंख्यक वर्ग का धर्म। अब एक बात बताएं आप लोग, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज, 2014 से पहले भारत के अंदर की तकनीक इतनी अच्छी खासी और उन्नत नहीं थी कि प्रचार प्रसार के माध्यम से वर्तमान शासक या उस समय के समकालीन शासक चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो वो आपसे रूबरू हो सके। 2014 के बाद जो एक क्रांति घटित हुई उस क्रांति का नाम था डिजिटल क्रांति। इस डिजिटल क्रांति ने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन तीनों मीडिया को पूरी तरीके से क्या किया, प्रभावित किया। और प्रभावित भी उस तरीके से कि आज जब हम खड़े हैं 2021 में, तो कभी किसी ने शायद ये सोचा नहीं था कि पेटीएम या फोन पे या कुछ ऐसे तामझाम भी हमारे हाथों में होंगे कि हम घर बैठे एक क्लिक करेंगे और एक क्लिक पर हमारा पूरा का पूरा वाणिज्य व्यापार वहीं से चल पड़ेगा। इस डिजिटल क्रांति का फायदा ये हुआ कि जो 2014 से पहले दिल्ली में कोई पॉलिसी बनती थी, वो पॉलिसी जनता तक जब आती थी तो डिजिटल ना होकर वो कहीं किसी पूरी तरीके से दीवार पर लिखवा दी जाती थी। तो आपने पढ़ा होगा कि सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। कई आपने देखा होगा कि मिड डे मील जैसी व्यवस्था है। तो ये सब क्या था, ये सब जनता क्या कर रही है, शासन क्या कर रहा है कि जनता तक अपनी पॉलिसी भेज रहा है और वो बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ इस तरीके का काम कर रहा हूं और तुम्हें भी पूरी तरीके से अब इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए और इस योजना से पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। अब ये जो लिखवाने का कार्यक्रम सेट हुआ ये आज का तो नहीं हो सकता, तो मतलब पूर्ववर्ती शासकों ने कुछ ऐसा किया होगा कि वर्तमान शासकों को पूरी तरीके से ये चीजें भी अमल में लेकर आनी पड़ी होंगी। दूसरी बात ये कि 2014 के बाद जब डिजिटल क्रांति हुई, न केवल फेसबुक बल्कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और वो सारे प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से पूरी तरीके से इस पॉलिसी को जनता तक पहुंचाया जा सकता था, पहुंचाई गई। कि सर्व शिक्षा अभियान की जगह अगर कोई पॉलिसी आई तो आप जैसे फेसबुक चलाते हैं तो क्लिक कर जाता है, अच्छा यार ये पॉलिसी अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में बनी है और इसके मुख्य जो पॉइंट है वो किस तरीके से होंगे। ये सारा का सारा आपको कब मिला, 2014 के बाद। कब, जब डिजिटल क्रांति ने क्या दिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब अखबार आपने खोला तो उसमें देख लिया कि उज्ज्वला योजना के अंदर ऐसे ऐसे फॉर्मेट रखे गए कि पूरी तरीके से गरीब आदमी जो है अब वो चूल्हा ना जलाकर पूरी की पूरी तरीके से क्या कर लेगा, गैस का सिलेंडर का इस्तेमाल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब आप गए तो जैसे ही न्यूज चैनल खोला या जैसे ही ऐड आए आपके तो आपको मिल गया कि भैया ये सुकन्या योजना है, ये सुगम योजना है, ये फला योजना है और ये क्या करती है, इस तरीके से सारे के सारे काम करती है। रेडियो के माध्यम से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का प्रचार प्रसार। क्यों? क्योंकि आम जनता तक
जितनी भी दूरी कम होगी शासन और सत्ता की, तो शासन और सत्ता उसी रूप में फलने फूलने लगेगा। तो फिर आप क्या सुनने लगे? मन की बात। मतलब कुल मिलाकर सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार या एक महीने में एक बार आकर वर्तमान शासक आपको बताता है कि देश की वर्तमान व्यवस्था क्या है, देश की वर्तमान व्यवस्था में नागरिकों को किस तरीके से रहना चाहिए और फिर किस तरीके से सारे की सारी चीजों को पूरा का पूरा अपने बचाव में या पूरी तरीके से इन पॉलिसीज का लाभ लेने के लिए कैसे आपको एक पूरी तरीके से जागरूक होकर सारी चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। वो इसका उल्टा रहा है। भारत के अंदर के शासक या भारत के संविधान निर्माता बेवकूफ नहीं थे या बेवकूफ नहीं है। भारत की जनता जो निर्मित हुई हम भारत के लोगों से, असल में ये बेवकूफ है। आज भी पेट्रोल पंप पर जब आप जाएंगे तो आपको वर्तमान शासक का एक फोटो मिलेगा जिसमें हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहा है कि 2 गज की दूरी को बनाए रखे, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जितना हो सके कम से कम घर से बाहर निकले बावजूद उसके ये पार्टी, ये लबालब मैरिज, शादियां, ये वो, मतलब इतना बवंडर मचा हुआ है। कोरोना फेज में भी सरकार कह रही है बार बार कि भैया इन माध्यमों से तो सीख जाओ कम से कम, क्योंकि अगर सरकार ने लट उठा लिया तो फिर शासन क्या हो जाएगा? निरंकुश। ये शासन की सारी तकनीकें, ये जनता तक पूरी की पूरी पॉलिसीज को भेजने वाला पहला शासक अगर कोई था दुनिया के अंदर तो ही वॉज द ग्रेट अशोक। हाउ? अपने अभिलेखों के माध्यम से, जहां जो लोग जिस लिपि में समझते हो उस लिपि में, जहां जो लोग जिस भाषा में समझते हो उस भाषा में, जहां जो लोग जिस तरीके से समझते हैं उस तरीके से अशोक ने क्या किया? अपने अभिलेखों से अपने शासन और सत्ता के अंदर निर्मित होने वाली पॉलिसीज को जनता तक पहुंचाया और पहली बार जनता को यह लगा कि यार कोई ना कोई शासक तो ऐसा बना है जिसने पूरी तरीके से हमारा भी ख्याल रखा और हमारी अवहेलना नहीं की। समझिए, कैमरा नहीं है उस समय, कैमरा नहीं है तो शासक की फोटो नहीं, शासक की फोटो नहीं है तो शासक का क्या गुदवाना पड़ेगा आपको पत्रों पर? नाम। तो जनता के मन में एक भावना ये उत्पन्न हो गई कि अच्छा, देवों में देव और सबसे प्रिय और सबसे प्यारा अगर कोई शासक है तो वो कौन है? हमारा अशोक। और अशोक कर क्या रहा है कि भैया मैं इस तरीके की पॉलिसीज को निर्मित कर रहा हूं, इस तरीके से आपको फायदा पहुंचाएंगी। बस आपका काम यह है कि शासन और सत्ता में अहिंसात्मक रवैये को अपनाकर बने रहे, जिससे क्या होगा? शासन और सत्ता में हम लोग प्रखर रूप में खड़े होंगे और छोटी से छोटी चीज जो सेंटर से चलेगी वो पूरी तरीके से एक ग्रामीण समुदाय तक क्या होगी? पहुंच जाए। ये सारी पॉलिसीज का जो प्रचार प्रसार हुआ वो किसके माध्यम से हुआ? अभिलेखों के। 1750 से पहले कभी भी अशोक के अभिलेखों को खोजा नहीं गया। तो सबसे पहले खोजकर्ताओं में 1750 के अंदर नहीं, जेम्स प्रिंसेप नहीं, यहां ध्यान रखना, 1750 में टिफेंथेलर ने पूरी तरीके से अशोक के अभिलेखों की खोज की। 1750 ईस्वी की बात कर रहा हूं, एडी की बात कर रहा हूं। 1837 में पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ने की कोशिश की। तो सवाल अगर आए कि खोजा किसने, तो आंसर होगा टिफेंथेलर। और सवाल ये आए कि इसे पढ़ा किसने सबसे पहली बार, तो आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। तो मतलब समझिए कि 1837 दैट मींस कि जब भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, उस समय कोई ऐसा शासक हाथ लग जाए कंपनी के जिसने पूरे का पूरा तख्ता पलट कर रख दिया हो एंशिएंट इंडिया के इतिहास के अंदर, तो अब वो कहेंगे कि नहीं, भारत भी योग्य भूमि था, भारत भी योग्यतम लोगों की भूमि रहा और पूरी तरीके से यहाँ भी ऐसे शासक रहे जिस तरीके से इंग्लैंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहे थे। दूसरी बात ये कि एक क्रांति घटित हो गई 1856 में, फिर
जब पूरी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन अस्तित्व में पूरी तरीके से आ गई और 1921 और 22 में जब भारत के इसे हिंदू जो जन्मा था किस भूमि पर जिसका नाम था सिंधु, इसमें कहीं ना कहीं चेतना आई और भारत के इतिहासकारों ने लोगों को समझाया, तो वही चेतना घर कर गई कि अब भैया गो बैक साइमन और पूरी तरीके से हमें हमारा स्वराज चाहिए, हमें हमारा देश चाहिए। तो मतलब कुल मिलाकर इतिहास के अंदर अगर चीजों को निकाल कर जब लाते हैं तो उसका पूरा का पूरा जो प्रभाव पड़ेगा वो चार चीजों पर पड़ने वाला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। सामाजिक, नंबर 2 धार्मिक सोशल स्टेटस, उसके बाद रिलीजन, उसके बाद सामाजिक धार्मिक आर्थिक इकोनॉमिकली भी उसका प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद पूरी तरीके से राजनीतिक। तो चारों की चारों चीजों को बेस बनाकर जब आयाम दिया जाएगा तो तब आपको शायद समझ में आ सके कि अशोक जो शासक था उसके शासन काल में पूरी तरीके से वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, वहां की नौकरशाही, वहां का सैन्य संगठन, वहां का पुलिस, वहां का गुप्तचर, वहां का न्याय, वहां की दंड व्यवस्था, वहां की प्रांतीय व्यवस्था, वहां का स्थानीय शासन, वहां का नगरीय प्रशासन, वहां का समाज, इकोनॉमी, मुद्रा, कला, एजुकेशन और लिटरेचर किस किस तरीके से रहा, और यहां से इन टॉपिक से जो मैंने बोले अभी इनसे पूरी तरीके से किस तरीके से सवालों को निकालना है, क्योंकि कला साहित्य पूरी तरीके से समाज को एक बदलाव देते हैं और ये सारे के सारे बदलाव हो कब रहे हैं, अशोक के शासन काल में। तो चर्चा करते हैं अशोक और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो अशोक ने जो है पूरी तरीके से अपने शिलालेख, अपने स्तंभलेख और अपने गुहालेख, जो चीजें बोर्ड नुमा आकृति पर पत्थरों को काटकर लिख दी गई वो आपका होता है शिलालेख। ठीक है, तो यहाँ बड़े शिलालेख भी है, वृत्त शिलालेख, और यहाँ लघु शिलालेख भी। तो वृत्त का मतलब होता है बिगर, लार्जेस्ट, और लघु का मतलब स्मॉल। तो वृत्त शिलालेखों की कुल संख्या हालांकि है तो ये टोटल कुल मिलाकर 40, लेकिन इन्हें वर्गीकृत किया 14 नंबर यहाँ चला गया, और लघु शिलालेखों में आपके अलग अलग जगहों से 7 जो है लघु शिलालेख 6 जगहों से प्राप्त हुए। कॉलम पर खड़े हुए या पूरी तरीके से कहें कि इस आकृति में जब खड़ा हो जाता है कोई भी चीज, ये समझिए कोई भी लेख, तो वो आपका स्तंभ लेख के रूप में अंकित होता है। जब गुफाओं और कंदराओं को काटकर यहाँ रास्ता बनाकर उसके अंदर कुछ उत्कीर्ण किया जाता है, लिखा जाता है, तो वो आपका हो जाता है गुहा लेख। तो न केवल शिला लेखों के माध्यम से बल्कि स्तंभ लेखों के माध्यम से भी और गुहा लेखों के माध्यम से भी अपने आप को प्रदर्शित करने की कोई भी कसर अशोक ने नहीं छोड़ी। पूरी तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को यहाँ, अपने नियम कायदे कानूनों को यहाँ सारे के सारे चीजों को उतार कर जब रखा, तो तब अशोक सच में देव नाम पिए दशी अशोक कहलाए। तो इन्हीं शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहली बार काम किया जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये सवाल आज तक कम से कम 500 से ज्यादा बार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया गया। जेम्स, इवन यूपीएससी ने भी कम से कम 2 से 3 बार ये सवाल पूछ चुका है, बल्कि ज्यादा ही। जेम्स प्रिंसेप 1837। लेकिन अगर ये आए कि सबसे पहली बार इसे खोजा किसने था, तो आंसर आपका ये होगा 1750 टिफेंथेलर। टिफेंथेलर ने सबसे पहली बार इनकी खोज की थी और फिर सबसे पहली बार पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। कितने रूपों में है? 3 रूपों में, शिला लेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो इन्हें कुल मिलाकर एपिक जो भी चीजें कहीं भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाए वो भी किसी शिला, पत्थर, शिला का मतलब पत्थर पर लिखी हुई, या स्तंभ का मतलब कॉलम पर खड़ी हुई, या पूरी तरीके से गुहा यानी कि गुफा केव्स में लिखी हुई, तो ये सारी की सारी चीजें कहलाती हैं आपकी एपिक। तो इसी अभिलेखों की स्टडी को कहा जाता है एपिग्राफी। द स्टडी ऑफ लेक्स। अब चूंकि इंग्लिश इतनी अच्छी खासी है नहीं तो हिंदी में थोड़ा सा ध्यान दे दो। द स्टडी ऑफ एपिक्स और कार्ड एपिग्राफी, मतलब पूरी तरीके से
शिला लेखों को, स्तंभ लेखों को और गुहा लेखों को पूरी की पूरी तरीके से पढ़ने का जो एक स्टडी करने का आयाम मिलता है वो मिलता है आपका एपिग्राफी में। तो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वहां सवाल पूछे जाते हैं। तो एपिग्राफिस की स्टडी होती है पूरी की पूरी। सबसे पहली बार खोज करने वाले टिफैन टेलर साहब 1750 ईस्वी और सबसे पहली बार पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इन्हें एक सीरीज में याद रखना आपकी जिम्मेदारी भी है और दायित्व भी बनता है। समझिए, अशोक बिंदुसार का पुत्र है, इसकी माता है सुभद्रांगी। दिव्य बदान के अनुसार इनका नाम इसी रूप में प्राप्त होता है। तो कहीं अन्य जगह अगर कुछ और हो तो उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। यहाँ इनकी एक नहीं कई पत्नियां थी, लेकिन सबसे पहली और प्राथमिकता जो मिली वो मिली देवी या रानी कारुवाकी। तो पत्नी का नाम देवी है, पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आती यार, ये पेपर बनाने वाले लोगों का नजरिया क्या, मतलब हमें शासक की पॉलिसीज से मतलब होना चाहिए या उनके बीवी बच्चों या उनसे मतलब होना चाहिए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे इतने घटिया भी आए हैं, यहाँ तक कि पीसीएस में भी इतने घटिया सवाल आए हैं कि वो उनके घोड़ों का नाम भी पूछता है। अब यार इससे क्या मतलब कि घोड़े का क्या नाम था, हमें क्या मतलब नरेंद्र मोदी की पत्नी या बीवी बच्चों का नाम क्या होना चाहिए। हमें मतलब होना चाहिए कि हमारे लिए जो पॉलिसीज उत्पन्न की जा रही है या जिन्हें निर्माण किया जा रहा है वो पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के इंपॉर्टेंट होगी और होनी भी चाहिए। तो जिस तरीके से वर्तमान शासक को आधार बनाकर सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर के तौर में, तो क्या ये नहीं हो सकता कि आप पूरे के पूरे इतिहास से वो सवाल बनाएं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उनकी पॉलिसीज तक क्या रहे, सीमित रहे। और होना भी ऐसा ही चाहिए। यूपीएससी इसलिए यहाँ पूरी तरीके से खरी उतरती है कि वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछती है जो उसे सच में पूछना चाहिए, जो वो वर्तमान शासक से उम्मीद रखती है, उसी को आधार बनाकर वो अशोक, अकबर, जहांगीर, शाहजहां से भी वही उम्मीदें रखती है। और फिर ये पूरी तरीके से बच्चों का एक उलझावपन भी है कि हम लोग अशोक को अशोक के रूप में ना पढ़कर हम अशोक को पढ़ लेते हैं पूरी तरीके से उसके फैमिली बैकग्राउंड के आधार पर। अच्छा, उसके बच्चे का क्या नाम था, बच्चे तक तो ठीक था, बुआ के लड़के का क्या नाम था। मतलब ये कोई तर्क और वितर्क नहीं होते। इतिहास को पढ़ने जब आप बैठे तो एकदम दिमाग के अंदर ये साफ हो जाए कि हमें इनकी पॉलिसीज, इनके समाज, इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी इकोनॉमी से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव क्या क्या है, किस किस तरीके से वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लिखना पड़ा कि पेपर के माध्यम से इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये चीजें कहीं पेपर के अंदर इवन पीसीएस तक भी ये सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, या पत्नी का क्या नाम है, बच्चों का क्या नाम है। हाँ, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अपने शासनादेश को शिलाओं पर, पत्थरों पर, स्टोन पर खुदवाने वाला ये दुनिया का नहीं भारत का सबसे पहला शासक था। मतलब दुनिया की बात ना करें तो शासनादेश को शिलाओं पर खुदवाने वाला पहला शासक। तो भारत के अंदर पूरी तरीके से अपने शासनादेश को ये सबसे पहली बार खुदवा रहा है, इसलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है भारत का वह प्रथम शासक कौन है जिसने अपने शिलाओं पर शासनादेश को अंकित किया है। तो कुछ इस तरीके से सवाल आपको मिलेंगे। सिंहासन हालांकि 273 ईसा पूर्व के आसपास इसे प्राप्त हो चुका था, लेकिन जो इसका राज्याभिषेक हुआ वो 269 बीसी के अंतर्गत हुआ। यहां से लेकर यहां तक का जो समय है कोई ज्यादा लंबा चौड़ा समय नहीं है, तो यहां से यहां तक का जो समय है ये समय पूरी तरीके से आपसी संघर्षों और गृह युद्ध का दौर है। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा गया है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर शासन और सत्ता को प्राप्त किया था। अब इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, ये कितना ऑथेंटिक है, इसे पूरी तरीके से गंभीर विषय नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बौद्ध ग्रंथों ने यह दर्शाया हो कि बौद्ध धर्म एडॉप्ट करने से पहले अशोक पूरी तरीके से हिंसक था और बौद्ध धर्म एडॉप्ट करने के बाद वो पूरी तरीके से अहिंसक होता चला गया। मतलब कुछ भी हो सकता है। इतिहास जब लिखा इतिहासकारों ने या उस समय जब धार्मिक ग्रंथ लिखे गए तो उन्होंने उन धार्मिक ग्रंथों में उनकी ज्यादा चर्चा की जिन धर्म में वो लोग जाकर क्या हुए थे, दीक्षित हुए थे। अपने जीवन काल के 8वें वर्ष पूरी तरीके से कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की अगर बात करें
तो राजनीतिक रूप से इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कलिंग कि अगर इस पॉइंट को आप सबसे पूर्वी छोर माने उस समय के शासन के तौर पर, तो आसपास आप किससे व्यापार कर सकते हैं? आप श्रीलंका से व्यापार कर सकते हैं, आप इंडोनेशिया से व्यापार कर सकते हैं, आप सारे के सारा ईस्टर्न जितनी भी कंट्रीज है आप उनसे क्या कर सकते हैं? वाणिज्य व्यापार कर सकते हैं। तो कलिंग को जीतने का उद्देश्य यही था, लेकिन इसमें हुए नरसंहार के कारण ही, क्योंकि ये युद्ध पूरी तरीके से देखा था अशोक ने अपनी आंखों से, और इसमें कई लाख लोगों को पूरी तरीके से मिटा दिया गया, उजाड़ दिया गया, और उसी उजाड़पन से जब एक द्रवित हो उठा इसका मन, तो बौद्ध भिक्षु निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में क्या हो गया? दीक्षित। और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद इसने शिलालेखों के माध्यम से, इसने स्तंभ लेखों के माध्यम से, इसने गुहा लेखों के माध्यम से वो प्रचार प्रसार किया शासन और सत्ता का, जिसके कारण अशोक को सच में देव नाम भी ये कहा जा सकता है। तो अशोक से संबंधित जो भी फैक्टर्स और निकलेंगे या जो भी फैक्ट और आएंगे बाहर, वो सारे के सारे कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत।